बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आपके जज्बात और आपके एहसासात का हम बहुत एहतराम करते हैं और हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हम आपको बिल्कुल जो सच और हक़ पर मबनी ख़बरें हैं वो हम आपसे शेयर करें। नाज़रीन, जैसा कि कल मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के केस के हवाले से हमने आपको सिटी कोर्ट ट्रायल कोर्ट के बाहर तमाम तर अपडेट्स जो हैं हमने आप तक पहुंचाई और जो भी अपडेट्स थी वो हमने आपको पहुंचाने के बाद हम मुतमईन हो गए। लेकिन अभी कुछ देर क़ब्ल जो है मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े अपने उन बहन भाइयों के जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे मान देते हैं। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद रखे। तो नाज़रीन, कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मेरी बातों से एग्री तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो मेरी बहनें या मेरे भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि आप हमें जो है झूठी तसल्ली दे रहे हैं। इस मुल्क में इंसाफ मुमकिन नहीं है और ये मुजरिमान जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। और जो भी उन्होंने कल के फ़ैसले पे अपने तासुरात दिए, तो मैं आपके तमाम तर एहसासात जज्बात की दिल से कदर करती हूँ। लेकिन देखिए, मेरा जो काम है, जो मेरा मिशन है वो ये है कि मैं आप तक सच और हक़ पहुँचाऊँ। साफ़ शफ़ाफ सहाफ़त जो है मेरा आज़म है और मैं कोई भी ऐसी बात ना करूं कि जिसको बाद में बाउंस हो जाए वो बात मेरी और मुझे आपके सामने शर्मिंदा होना पड़े। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बिनते काज़मी का जो केस है ये हमने ना तो किसी शोहरत के लिए किया, इसमें हम आए हैं और ना ही हम किसी किस्म के व्यूज़ और सब्सक्रिप्शन के लालच में पड़े हैं। आपने देखा होगा कि मेरा अंदाज़े बयान और मेरी जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो तमाम तर हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। कोई उसमें चाट मसाला, मिर्च मसाला मैं नहीं डालती, जिस तरह से दीगर लोग डालते हैं, ताकि बात जब आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो एक मिसाल कही जाती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। आपको जब मैं आपसे बात करती हूँ, जो भी मैं आपको ख़बर देती हूँ, आप उसकी मुख्तलिफ़ जगहों पे तस्दीक करते हैं। अथेंटिक जो यूट्यूबर्स हैं, अथेंटिक जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जब आप उनको सुनते हैं तो आप यकीन कर लेते हैं कि नजम ज़हरा ने जो हमें ख़बर दी है वो भी सच और हक़ पर मबनी है। तो नाज़रीन, कल मैंने आपको जो ख़बरें दी या जो भी मैंने आपको बाद में व्लॉग बना के तज़्ज़िया पेश किया, तो बाखुदा उसमें कोई ना चटपटा माल मसाला मैंने डाला, ना ही मैंने उसका झूठ का कोई अंसर उसमें साबित किया। तो ना मैं आपको झूठी तसल्लियाँ दे रही हूँ। जो जजमेंट आया है उस जजमेंट में जो है मैं आपको तीन मोटे मोटे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं जनाब जस्टिस इलियास मेमन साहब के, वो मैं आपके सामने रखूँगी। अगर आप उसको PDF अगर आप लोगों को मिल जाए कहीं से, आजकल तो सबकी रसाई होती है, वकला भी आपके जानने वाले होंगे, जो जजमेंट आई है उसको हासिल कर लें और उस PDF की हार्ड कॉपी जो है प्रिंट आउट निकाल के आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मेरे अल्फाज को, मेरी चीज़ों को आप बआसानी मैच कर लेंगे। ये अलग बात है कि मैं शायद वो अंदाज़ जो जज साहब का है मनोअन वैसा बयान ना कर सकूं, लेकिन मैं उसको अपने अंदाज़ में बयान करूंगी। सबसे पहले आ जाते हैं 164 के बयान पे। 164 के बयान पे सुनने के बाद, दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद, जज साहब ने जो उसमें लिखा है वो लिखा है कि हमें जो है दलाइल दिए गए दोनों जानिब से, यानी बिनते काज़मी के जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनकी तरफ से भी, और जो मुल्ज़िम ज़हीर है उनके जो वकील हैं आमिर नियाज़ वडेरा, उन्होंने भी जजमेंट जो भी हमें आर्गूमेंट दिए, उनको सुनने के बाद जो जज साहब ने जवाब दिया है वो ये कहते हैं कि मैंने दोनों जानिब के जब समाअत सुनी है, आर्गूमेंट सुने हैं, तो जो मुखालिफ वकील हैं मुल्ज़िम ज़हीर के आमिर नियाज़ वडेरा, तो उनका ये कहना था कि 164 का बयान दोबारा लिया जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों दोबारा बयान लिया जाए, तो उनका कहना ये था कि बच्ची आएगी तो हम उससे जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे। तो जज साहब ने कहा कि मैंने उनको कहा कि आप
क्यों क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे? बच्ची तो 5 माह से थी आप लोगों के कब्ज़े में, बच्ची तो तक तो आप ही लोगों की रसाई थी। आपने उस वक़्त क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किए, आपने उस वक़्त सवालात नहीं किए, और क्रॉस क्वेश्चनिंग का कोई सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि 2 दफ़ा आपके बयान 164 का हो चुका है, एक दफ़ा कराची हाई कोर्ट में और एक दफ़ा लाहौर में, और दोनों जानिब जो बयान है 164 का वो आपके हक़ में जा रहा है। आप किस बिहाफ पे जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे? ये तो काज़मी साहब और उनके वकील जिब्रान नासिर को कहना चाहिए था कि बच्ची को पेश किया जाए, हम उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे, क्योंकि ना तो 5 महीने से माँ बाप उस बच्ची से मिले, ना माँ बाप की उन तक रसाई है, ना ही वकील जिब्रान नासिर की, क्योंकि हम अदालत से जो है उनको बाउंड किया गया है कि बच्ची से बग़ैर जज की इजाज़त के कोई नहीं मिल सकता। तो आप किस खुशी में बच्ची को दोबारा से पेश करना चाह रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे? बच्ची तो बरामद ही आपके पास से हुई है, बच्ची तो थी आप लोगों के क्या कहना चाहिए रसाई तक, आप बच्ची तक तो रसाई सिर्फ आप लोगों की थी। ये उन्होंने 164 पे जवाज़ देके इसको डिसमिस कर दिया। अब आप आ जाएं कि मग़वी बच्ची से मिलने के लिए मुल्ज़िम ज़हीर ने जो दरख्वास्त दी थी, उस पे मैं अपने अल्फाज में कह रही हूँ, जज ने नहीं कहा, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, मैं यकीनन बात आपको कन्वे करूँगी तो अपने अंदाज़ में। जज साहब ने उसको कहा कि किस खुशी में तुम मिलना चाहते हो भाई, तुम्हारा क्या लेना देना उस बच्ची से? स्ट्रेट अवे जो उस तरह का जवाब जिसे कहते हैं ना, तुमसे तो बच्ची को कोसों दूर रखा जाएगा, तुम्हारा क्या लेना देना, और जो है कोई ज़रूरत नहीं आपको उससे मिलने की, आपका कोई राइट नहीं बनता, इस तरह से कह के उसको डिसमिस कर दिया। तो देखें ये दोनों बातें जो है ना, ये दोनों बातें ऐसी नहीं है कि आप इस पर नाउम्मीद हों, मायूस हो जाएं। बहुत ही कोई शानदार फ़ैसला है ये जज साहब का। और जो मेरी अपनी छोटी सी अक़ल है ना, मैं कोई अक़ल कुल नहीं हूँ, उन लोगों की तरह जो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, मंडी सजा के बैठते हैं, जज की बातों को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, ना उनको खौफ खुदा है, ना उनको अवाम की अदालत से टेंशन है कि हम बाहर निकलेंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, लोग हमारे मुंह पे लानते करेंगे कि बदबख्तों तुम तो ये कह रहे थे, कानून तो ये कह रहे थे, और ये तो जजमेंट में तो ये लिखा हुआ है, सेटिस्फाई कॉपी में तो ये है। तो हम उन लोगों में से नहीं हैं, साफ बात है। जो हैं बिल्कुल ऐसे हैं जो मज़लूम की दाद रसी की तरफ जाते हैं, और जहाँ तक मेरी छोटी सी अकल है वो ये कहती है कि मेहदी काज़मी साहब के फेवर में। अच्छा, अब आ जाएं आप कि मुल्ज़िमों को ज़मानत क्यों दी? तो देखें, सॉलिड रीज़न दिया उन्होंने कि मुल्ज़िमों को ज़मानत उन्होंने इसलिए नहीं दी कि वो अय्याशी करें, बाहर आके घूमें फिरें। मुल्ज़िमों को ज़मानत उन्होंने इसलिए दी है, जो जज कह रहा है वो ये कह रहा है कि मैंने दोनों तरफ की बातें सुनी है, और जो इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगा रहे दोनों ने अभी तक किसी ने किसी पे कोई चीज़ साबित नहीं की है, ठीक है? तो उसको साबित करने के लिए हमें ये केस चलाना है। जब हम इस केस को चलाएंगे तो ही जाके फ़ैसला होगा कि कौन गुनाहगार है और कौन बेगुनाह है। तो उसके लिए जो है हमें इस बंदे को आज़ाद यूँ छोड़ना पड़ रहा है ताकि ये हर पेशी पे आराम से इजी होके आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब केस चलता है और जो मुल्ज़िम होता है जब उसको हथकड़ियों में लेकर आते हैं तो एक ये लेंदी प्रोसीजर होता है, लंबा तरीक़ेकार होता है कि वो पूरा जेल को ख़त लिखा जाता है, फिर जेल इंतज़ामिया जो है वो पूरे लेटर तैयार करती है, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें लगता है काफ़ी टाइम, फिर जाके कस्टडी जो है वो अगले तारीख़ पर आती है। इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ होती हैं, लंबा प्रोसीजर होता है। तो जज साहब ने ताकि ये आसानी से अपनी डेट पर, अपनी तारीख़ पर बआसानी पहुंच सके, ज़्यादा जो है ना इतने झमेले नहीं हो कि यहाँ से जज लेटर लिखे, फिर उस लेटर को जो है वो सेंट्रल जेल वाले सारे कंप्यूटर में लिखे, एक एक फ़ाइल में लगाएं, मसले करें। तो जज ने ये एक सहूलत समझे, ख़ुद को भी दी है और इस बंदे को इसलिए दी है ज़रूरत कि ताकि केस अब चलना शुरू हो। अच्छा, यहाँ मैं एक बात का और बीच में ज़िक्र कर दूँ कि मैं इतनी ज़्यादा पुरुम्मीद क्यों हूँ इस बेल ऑर्डर को पढ़ने के बाद। अगर आप भी इस बेल ऑर्डर को पढ़ेंगे तो एक और अहम पॉइंट जो जज ने इसमें दिया है कि
ज़मानत जो है इन दोनों बंदों की 2-2 लाख पे मंजूर तो की है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो है इस ज़मानत में शख्सी ज़मानत लाजमी करार दी है, यानी कि 2-2 लाख तो जमा होंगे ही इनकी तरफ से। एक शख्स जो है वो गारंटी लेगा, ज़िम्मेदारी लेगा कि ये हर पेशी पर यहाँ मौजूद होंगे। और जज साहब ने ये लिखा है कि अगर ये किसी पेशी पे हैंकी पैंकी करे, यहाँ से भागने की कोशिश करे या बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश करे, तो फ़ौरी तौर पे उस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा जो है इनकी ज़मानत दे रहा है। तो इतना टिपिकल, इतना सख्त फ़ैसला है। अब आप ये सोचें कि इस गैंग में जो भी इनकी ज़मानत लेगा तो उसकी तो ख़ुद गले में जो है फंदा आ गया है। और जज साहब ने ये लिख दिया है कि अगर ये बच्ची से मिलना चाहते हैं गैर कानूनी तरीके से, या मेहदी काज़मी साहब को जैसे पहले AVCCA के दफ्तर में बैठ के ज़हीर ने मेहदी काज़मी साहब को जो है ख़राब मैसेजेस किए, उनको कहा मुझसे आके मिलो और डराने धमकाने की कोशिश की, या इन्होंने जैसे यूट्यूबर्स को भेज दिया उनके घर पे और उनकी ख़वातीन को जो है डराया गया, धमकाया गया, उनको ख़तरनाक नताइज की जो है ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी गई कि दरवाज़ा खोलो, हमसे बात करो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये जो इनके यूट्यूबर्स के गैंग के यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने आके पड़ी कराची में गंद मचाने की कोशिश की। अब अगर इनके गैंग से अगवा कुनंदेगान या सोशल मीडिया गैंग से कोई आता है कराची और आके मेहदी काज़मी साहब को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो मेहदी काज़मी साहब फ़ौरन जाके जो है तमाम सबूतों के साथ अदालत में पेश होकर दरख्वास्त देंगे कि मेरे साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, मुझे मेरे मौक़िफ़ से हटाने के लिए धमकियां दी जा रही हैं, डराया जा रहा है, या मेरे घर की ख़वातीन को एक बार फिर इन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की है। तो जज साहब ने साफ़ लफ्ज़ों में लिखा है कि मेरी ही अदालत में मेरे ही कलम से लम्हा नहीं लगेगा कि इनकी ज़मानत जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो आप ये भी तो देखें कि इतना ज़बरदस्त फ़ैसला है, फिर आप लोग क्यों मायूस हो रहे हैं, आप लोग क्यों जज साहब के लिए गलतफ़हमी का शिकार हो रहे हैं। ये अहम पॉइंट है, बहुत वैलिड और अहम पॉइंट है, जिसको मैं कल भी आपको कहना भूल गई थी। तो आप देख लें, अगर इनको शख्सी ज़मानत मिलती है और जो भी शख्सी ज़मानत देगा तो वो समझे यहाँ तक ख़ुद भी गले में फंदा उसके आ गया है, क्योंकि अगर ये यकीनन ये भागने की कोशिश करेंगे, यकीनन मुँह छुपाने की कोशिश करेंगे ये, जैसे अभी इनकी वालदा गायब हैं, इनके दोनों वकील जो इनके सहूलतकार थे वो गायब हैं, तो यकीनन ये भी ऐसा कोई काम करेंगे। और जब अगर ज़रा सी इन्होंने जुम्बिश दिखाई, ज़रा सी गलती करी, तो ये तो गए, इनकी तो जज ने लगा देनी है वाट। तो भाई जब केस चलेगा, दोनों तरफ के दलाइल होंगे, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो जज ने, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत फ़ैसला दिया है, और हमें जो है ना जज साहब को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। उन्होंने बहुत समझदारी से और बहुत अच्छा फ़ैसला। केस चलना शुरू होगा तो हमारा और आपका बिलीव है कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा अच्छा और हक़ का फ़ैसला होगा। हमें अपनी अदालतों से ना कल गिला था ना आज गिला है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि जिस रफ़्तार से ये केस चल रहा है बेहतरीन रफ़्तार है, सही है, क्योंकि आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ की सारी चीज़ों को आप भी जानते हैं। कितने केसेस ऐसे हैं जिनमें बंदे मर गए और उनकी कब्र पे जाके इत्तला दी जा रही होती है कि आप फ़लाँ केस जीत गए। अभी रिसेंटली एक केस जो नौजवान आदमी कत्ल के शुबे में गिरफ़्तार हुआ था और उसने ज़िंदगी के 40 साल जेल के अंदर गुजार दिए, जब वो अब 60-62 साल का हो गया तो उसको इत्तला मिल रही है कि तुम तो बेगुनाह थे। तो बताइए उसके 40 साल कौन लौटाएगा? उसके घर वालों ने जो अज़ियत सही है, उसके घर वालों ने जो मुसीबतें पीटी हैं, वो कौन उसका इज़ाला करेगा? तो यही अदालत थी ना कि जिसने उस बंदे के 40 साल जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जेल की चारदीवारी में गुजार दिए। लेकिन बनिस्बत उसके देखें ये केस जो है बहुत अच्छी तरह चल रहा है।
बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और तारीख़ें भी लंबी लंबी नहीं दी जा रही होती, वो तारीख़ें वरना एक एक महीने 2 2 महीने बाद दी जा रही होती हैं। तो मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रही, मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जज साहब ने जो इसको रिलीफ दिया है वो इसलिए दिया है ताकि ट्रायल शुरू हो तो ये बआसानी आए। दोनों तरफ के जो है आर्गूमेंट्स होंगे, दोनों तरफ के जो वकला हैं वो अपने अपने दलाइल पेश करेंगे और सबूत पेश करेंगे। उसके बाद जाके जो है इंशाअल्लाह ताला मेहदी साहब को हक़ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इतनी दुआएं हैं। और जब हम इस मौक़िफ़ पे उनके साथ खड़े हैं कि उनकी बच्ची को अगवा किया गया है, उनकी बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है। अगर बच्ची ने शादी भी करनी है तो वली वारिस के बग़ैर शादी नहीं होती है। ये गंदे लोग होते कौन हैं कि यहाँ से बच्ची को ले गए और अगले दिन इन्होंने जो है ना लावारिसों की तरह उसकी शादी कर दी। अगर ये गैंग नहीं होते, अगर ये लोग शरीफ लोग होते तो ये उल्टे पैरों बच्ची को वापस लेकर आते और माँ बाप के कदमों में गिर जाते और कहते कि बच्ची जो है फ़लाँ शख्स को पसंद करती है और आप जो है जो फ़ैसला करें हम आपकी वानत को लेकर आ गए। मगर इन्होंने जो है बच्ची को 2-2.5 माह तक पूरे मुल्क के अंदर घुमाते रहे। ये गैंग है। आपको मैं एक तरीक़ेकार बताऊँ इन गैंग का, आज मैं आपको बिल्कुल सही तरीक़ेकार बताऊँ और इनके राज से पर्दा उठाऊँ। देखिए आज भी दर्जनों लड़कियां जो हैं अभी तक पूरे पाकिस्तान से उठ रही हैं। इन गैंग का तरीक़ा ये होता है कि ये नौजवान लड़कों के ज़रिए बच्चियों को इश्क में, प्यार में, मोहब्बत में बहकाते हैं और जब बच्ची इनके बहकावे में आके किसी तरह से, जैसे ये बच्ची बाहर गई है कोई अपना गिफ्ट लेने के लिए और इसको बेहोश करके ये लोग ले गए, जब ये बच्ची को अगवा कर लेते हैं तो उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर गरीब लोगों की बच्चियां उठाते हैं जिनके पास वकला की मोटी मोटी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं होते, जिनके पास थानों में, कचहरियों में पैसे भरने के लिए नहीं होते। ज़्यादातर गरीब बच्चियों को उठाते हैं ये। अच्छा, अब ये बच्चियों को उठाने के बाद जो है ये देखते हैं कि रिएक्शन क्या आ रहा है। तो रिएक्शन इनको 4 से 5 दिन में ये नज़र आता है कि जो बच्ची के वालिदैन हैं वो आके थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं हमारी बच्ची की FIR काटो। तो ये पहले थाने में पैसे खिला के कोशिश करते हैं कि 3-4 दिन तक इनके माँ बाप को ऐसे ही घुमाते रहो, लेकिन जो माँ बाप थोड़े से साबित कदम होते हैं, थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, वो बज़िद हो जाते हैं कि आप हमारी बच्ची की गुमशुदगी की जो है ख़बर चलाएं, नहीं तो हम मीडिया पे चले जाएंगे और एहतजाज करेंगे। तब जाके IO जो है मजबूर हो जाता है थाने में FIR काटने पे। जब ये FIR कट जाती है तो ये मुल्ज़िमान जो है इनके लिए भागना, दौड़ना और छुपना लाजमी हो जाता है। जब ये भागने, दौड़ने और छुपने पर आते हैं तो ये फिर हमारे थानों को ख़रीद लेते हैं और ये डबल तिबल रकम जो है जो पुलिस तफ्तीशी अफसर होता है या जो भी थाने के बड़े लोग होते हैं उनको जो है ये पैसा खिलाते हैं और कहते हैं चालान जो है ना वो आप C क्लास का पेश कर दो और हमारी जान छुड़वा दो, हमसे जितना पैसा लेना ले लो। अब IO क्या करता है, क्योंकि अमूमन मैंने बताया 79% या बल्कि 98% गरीब बच्चियां होती हैं, ठीक है। IO क्या करता है कि उन वालिदैन को डराता है, धमकाता है, कहता है आपकी तो बच्ची आपके मुंह पे कालक पोत के चली गई, आपकी बच्ची तो आपको छोड़ के चली गई, अब लानत भेजें, अरे आपकी तो बदनामी हो गई, आप तो महल्ले में किसी को मुँह नहीं दिखा सकते, आप तो ख़ानदान में किसी को मुँह नहीं दिखा सकते, आप समझें आपकी बच्ची मर गई। तो अमूमन 10 से 12 ये मैंने केस अभी मैं डील कर रही हूँ, उनमें यही हुआ है कि उल्टा जो मग़वी के जो गरीब वालिदैन होते हैं, बजाय पुलिस उनकी दादरसी करे, बजाय पुलिस उनकी मदद करे, पुलिस उनको ही प्रेशराइज़ करके और उनको डरा धमका के उनसे साइनें वगैरह ले लेती है और चालान जो है C क्लास पेश करके इसको रद्दी के टोकरे में बंद करके फेंक दिया जाता है, क्योंकि उनको तो मोटी रकम मिल चुकी होती है। फिर ये जो मग़वी बच्ची के लोग होते हैं जिन्होंने झूठा निकाह किया होता है, जो बच्ची को मोहब्बत में जब बहला पे फुसला के लेके जाते हैं, जब वो देखते हैं कि हमारा तो केस अब ख़त्म हो गया, हमें अदालत से भी क्लीन चिट मिल गई है, हमें थाने से भी क्लीन चिट मिल गई है, वो फिर बच्ची को आगे बाज़ार में जिस्म फ़रोशी के अड्डों पे बेच देते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब ये कारोबार इतना फैला लिया है इन्होंने कि ये बैनुल अक़वामी मंडियों में पाकिस्तान की बच्चियों को फ़रोख्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक सर्वे रिपोर्ट अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो सालाना पाकिस्तान से 35,000 बच्चियाँ
जो हैं वो मोहब्बत की शादी के नाम पे, मज़हब की तब्दीली करके शादी के नाम पे और प्यार और मोहब्बत के चक्कर में बहला के फुसला के अगवा की जाती हैं और उन बच्चियों को जो है बैनुल अक़वामी मंडियों में फ़रोख्त कर दिया जाता है। आपको मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान का बजट है, मौजूदा बजट, उस बजट को आप 3 दफ़ा ज़रब दें तो जो रक़म आती है ना इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, जिस्म फ़रोशी, बच्चियों को जो अड्डों पे बेचा जाता है और जो बच्चों को अगवा किया जाता है, सहराए सऊदी अरब के जो ऊँट होते हैं उन पे ट्रैवलिंग के लिए और दीगर चीज़ों के लिए जो बच्चों को अगवा करके बेचा जाता है, पाकिस्तान के जो सालाना बजट है उससे 3 गुना ज़्यादा की इन लोगों को आमदनी है। और इसके अंदर बड़े बड़े शुरफा हर इदारे के बड़े बड़े शुरफा, नामवर, जो बड़े माथों पे जिनके सजदे के निशान है ना, वो इसके पीछे हैं। आप सोचें कि एक बच्ची अगर अगवा हो रही है तो कैसे पाकिस्तान से बाहर जा रही है, तो जो इदारे पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं उसमें भी बड़े बड़े लोग होंगे ना, और जो ज़मीनी रास्तों से बच्चियों को लेके जा रहे हैं उनको ज़मीनी रास्तों से निकालने के लिए भी उस इदारे के बड़े बड़े लोग होंगे। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बाशऊर तबका हैं, पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं। तो भाई वाहिद मेहदी काज़मी है कि जिन्होंने स्टैंड ले लिया, इन लोगों को बेनकाब कर लिया, ठीक है, और वो उनका अज़्म यही है कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और अगर मुझे पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ ना मिला तो मैं अल्लाह की अदालत से इंसाफ लूँगा। तो मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिला रही, ना मैं आपसे कोई जो है चर्ब ज़बानी इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रही हूँ। जो कल जज साहब ने अपने जजमेंट में लिखा है, आप लोग जो है अपने दोस्त अहबाब से वो जो ऑर्डर आया है, बेल ऑर्डर, खुदारा वो मंगवा लीजिए। मेरे पास तो PDF पूरी मौजूद है, आप उसकी हार्ड कॉपी निकालें और एक एक लाइन का तर्जुमा करें और आपको जो मैं बता रही हूँ उसका यही तर्जुमा है। तो हमने आपको सच और हक़ बताया है, ना आपको झूठी तसल्ली दी है, ना ही आपसे दरोगा गोई की है। बात यह है कि बस हक़ और सच पहुंचाना है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बेटियों का मामला है, इसलिए मैं इस केस को देख रही हूँ, वरना स्टोरीज़ बहुत हैं, काम बहुत हैं करने को, और दीगर टॉपिक्स पे भी मैं करती हूँ। लेकिन इस वक्त जो है ये केस पूरे पाकिस्तान की बच्चियों की इज़्ज़तों का तहफ़्फ़ुज़ और उनका फ्यूचर जो है महफूज करने के लिए लड़ा जा रहा है, इसलिए मैं इसमें एक हिस्सा हूँ। अपना और अपने एतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हर मज़लूम की आवाज़ को, सदाए एहतिजाज को बुलंद करने के लिए अपनी बहन सैयदा नजम ज़हरा का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान।